और आज एक सुबह सुबह 11-12 बजे भारत सरकार ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है। DS मिश्रा साहब नमस्कार, राजपूत जी नमस्कार, ब्रजेंद्र सिंह जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। आप सभी से गुजारिश भी है कि एक बार शेयर कर देंगे तो और बेहतर हो जाएगा। ये तो मैं ये कुछ लोगों को शेयर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच जाए। अशोक शिंदे साहब नमस्कार, बड़ा अच्छा लगा पुणे से आप जुड़े हैं हमारे साथ। हाई एक्सप्लोजिव जो एमुनिशन फैक्ट्री है पुणे में, वहाँ की चुनी हुई यूनियन के प्रेसिडेंट है अशोक शिंदे साहब। पुरुषोत्तम नागर जी आपको भी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। एक बार गुजारिश है कि एक बार शेयर कर देंगे ताकि मैं इसको जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। और मैं इसको 1 मिनट का मतलब कुछ लोगों को हम इसको शेयर कर देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे इसमें। जी जी, तो आज ये बेसिकली आज का जो क्लैरिफिकेशन है। विजय एरन साहब नमस्कार, एंजल रियो साहब नमस्कार, जहीर यूनुस जी, अब्दुल राशिद जी, अचिंत मोहन, बड़ा अच्छा लगा आपको देख करके यहाँ पर आप जुड़े हैं। एजाज हमीद साहब, और तो मेरी कोशिश रहती है कि टाइम टू टाइम लोगों को अपडेट दे सकूं कि क्या बदलाव हुए हैं, क्या चल रहा है सरकार में। और अभी चूँकि फ्राइडे को ही पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म हुआ है, अब उम्मीद है कि अगले हफ्ते हमारी बैठक हो जाएगी माननीय मंत्री जी के साथ में, या फिर जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पेंशन बहाली के मुद्दे पर उसी में लगे हुए। 2 बैठकें हमारी हो चुकी हैं और तीसरी बैठक जो कार्मिक मंत्री जी हैं उनके ऑफिस बीयरर्स के साथ हमारी बैठक हुई थी अभी थोड़े दिन पहले ही। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि हम सभी जानते हैं अब 2021 वाली NPS में हम लोग पहुंच गए हैं। अब UPS नहीं है हमारे बीच में। जैसी NPS थी, जिस NPS का हम लोग विरोध कर रहे थे, वो NPS अभी हम लोगों के बीच में एज इट इज़ बनी हुई है। दोस्तों 2-3 बातें हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। पहली है, इस समय आज का जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है पे कमीशन। पे कमीशन के गठन से पहले से लेकर के ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। पे कमीशन के गठन के लिए सरकार पर दबाव बनाता रहा है। कुलदीप सिंह खत्री साहब जुड़े हैं, बड़ा अच्छा लगा आपको देख करके। और ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन डे 1 से पे कमीशन के गठन को लेकर के बहुत सीरियस रहा है और ये हमारे बीच का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। पेंशन तो बहाल हो ही जाएगी, पेंशन की लड़ाई काफ़ी लंबी है, लेकिन पे कमीशन 10 साल में आता है और थोड़े 1-1.5 साल में ही पे कमीशन बैठ करके अपनी रिपोर्ट दे देता है और लोगों की सैलरी और पेंशन रिवाइज होती है। वहाँ हम लोगों को ठीक तरह से अपना रिप्रेजेंटेशन रखने की ज़रूरत है, ठीक तरह से अपनी बातचीत को पहुँचाने की ज़रूरत है, क्योंकि पे कमीशन में ऑलमोस्ट कर्मचारियों के सभी मुद्दों को रिजॉल्व किया जाता है। वो चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी हो, मेडिकल पॉलिसी हो, इंश्योरेंस पॉलिसी हो, कैजुअल लीव हो, अर्नड लीव हो, मेडिकल लीव हो, या फिर हाफ पे लीव हो, या जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो, CCL हो, चाइल्ड केयर लीव हो, पैटर्निटी लीव हो, बहुत सारी तरह की समस्याएं जो हैं, इन सभी चीज़ों को जो टैकल करता है वो पे कमीशन करता है। तो पे कमीशन हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आज की डेट का। और पुरानी यूनियंस हैं, बात करेंगी, वो उनका फ़र्ज है कैसे बात करते हैं कैसे नहीं करते, लेकिन ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज़ फेडरेशन बेसिकली 4-5 पॉइंट हैं जिन पर गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है। मैं पहले भी आपको बता दूं, पुरानी पेंशन बहाली उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पे कमीशन में भी हमारे 2-3 बड़े मुद्दे हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। सबसे पहला है कि फिटमेंट फैक्टर, वो क्या हो, कितना हो, कैसे आएगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के फिटमेंट फैक्टर के ऊपर काम करना है। दूसरा है कर्मचारियों का बीमा, कहीं 30 रुपये कटते हैं, मर जाए तो 30,000 रुपये मिलते हैं परिवार को। 60 रुपये कटते हैं तो 60,000 रुपये मिलते हैं।
120 रुपये जिनके कटते हैं उनको 1,20,000 मिलते हैं। और हकीकत यह है कि अगर आज की डेट में किसी कर्मचारी की मौत हो जाए तो 1,20,000 रुपये में उसकी बॉडी घर तक नहीं पहुंचेगी। अंतिम संस्कार तो बहुत बड़ी बात है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है उस पैसे में। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इंश्योरेंस का मुद्दा है। हम लोगों की कोशिश है कि किसी भी कर्मचारी का, मतलब सबसे छोटा कर्मचारी जिसे हम क्लास 4 कर्मचारी कहते हैं, उस कर्मचारी का भी हम मान करके चल रहे हैं कि हम 50 लाख रुपए का मिनिमम उसका इंश्योरेंस सरकार को देना चाहिए। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरह से हम बीमा को प्लान कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो प्रॉपर हमें लिख करके भेजिएगा। उन सुझावों को हम जरूर पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। अगर हमें ठीक लगेगा तो उन सुझावों को हम इंडोर्स करेंगे और पे कमीशन में जब भी बैठक होगी तो वहाँ पर हम रखेंगे। जी, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि एक बार शेयर जरूर कर देंगे। क्रांति सिंह जी जुड़ गए, धीरेन्द्र सिंह साहब, DS अस्थाना साहब, आप सभी को नमस्कार। तरुण भोला जी भी जुड़ गए हैं। राजेश प्रसाद जी नमस्कार, पैरामिलिट्री फोर्सेस से। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल रखिएगा। अभी आप लोगों के सवाल भी लूँगा। आज का जो सेशन है, आज जो रखा हुआ है हमने बेसिकली इसको कि आज हमारे बीच एक क्लैरिफिकेशन आया है, उसको शेयर करने के लिए आया हूँ, डिस्कस करने के लिए। तो पे कमीशन में दूसरा जो मुद्दा है वो CGHS स्कीम का है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। और हमारा ये मानना है कि पूरे देश में, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, प्योर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों, ऑटोनोमस बोर्ड के एम्प्लॉयज़ हों, PSUs के एम्प्लॉयज़ हों, या फिर सेमी गवर्नमेंट हैं जो जैसे तमाम ऐसे कारपोरेटाइज्ड सेक्टर हैं वहाँ भी हों, तो सभी को बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, एक जैसी मिलनी चाहिए। इस पर हम लोग कटिबद्ध है, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश का प्राथमिक जो टीचर है, प्राइमरी का टीचर है, उसको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है उसको भी मेडिकल फैसिलिटी मिले। जो एडेड कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं या जो स्टाफ हैं उनको भी CGHS के समान जो उनका स्टेट गवर्नमेंट का हेल्थ स्कीम है वो उनको मिले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये तो हो गया मेडिकल पॉलिसी। फिर वो इस जगह हैं जहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन की या मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जैसे रिमोट एरियाज़ में कोई नौकरी करता है तो वहाँ हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी नहीं है, तो उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है। आज की डेट में 1,000 रुपये मिलता है पेंशनर्स को और वर्किंग एम्प्लॉयज़ को। तो 1,000 रुपये से क्या ही कोई ट्रीटमेंट कराएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वो फिक्स मेडिकल अलाउंस भी हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उसको हम रिजॉल्व कराएं और सभी को एक जैसी सुविधाएं मिलें। चौथा जो हमारा मुद्दा है वो है कि जैसे सपोज दैट सेंट्रल पे कमीशन की जो भी संस्था, कॉल आ गई थी उस वजह से ऐसी प्रॉब्लम हुई थोड़ा सा। तो जो चौथा हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो ये है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का 8वां पे कमीशन लागू होने वाला है, 1.5-2 साल में हो ही जाएगा किसी न किसी तरह से, कैसे न कैसे एक दिन रिपोर्ट आएगी, फिर लागू हो जाएगी और लोगों को वो सारी चीज़ें मिलेंगी भी। मुद्दा ये है कि तमाम, जैसे पंजाब में अभी 6ठा पे कमीशन चल रहा है और पश्चिम बंगाल में भी अभी 6ठा पे कमीशन चल रहा है। मैंने पूर्वोत्तर भारत के तमाम राज्यों को विजिट किया है, वहाँ के कर्मचारी संगठनों से मिला हूँ, कर्मचारियों से मिला हूँ। चल तो वहाँ 7वां पे कमीशन रहा है, लेकिन उनका पे मैट्रिक्स या जो पे स्ट्रक्चर है वो एकदम अलग है। जैसे अगर मैं बिहार की बात करूं, बिहार का जो प्राइमरी का टीचर है उसका बेसिक 25,000 रुपये है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का या जो यूपी का बेसिक टीचर है उसका 35,400 रुपये बेसिक सैलरी है। तो ये बेहतरीन, मतलब जो है ये इतने बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं, इतनी बड़ी बड़ी एनोमलीज हैं कि उसी जगह पर सपोज दैट कि नालंदा में एक केंद्रीय विद्यालय में टीचर है और एक नालंदा में बिहार सरकार का प्राइमरी का टीचर है। दोनों एक ही जगह रहते हैं, एक ही रूम में रहते हैं, मान लो दोस्त है और दोनों स्कूल वहीं पोस्टिंग है, एक ही जगह रहते हैं। तो एक को बेसिक सैलरी 35,400 और एक को बेसिक सैलरी 25,000। ये एक बहुत बड़ी एनोमली है। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, सेम पोस्ट पर हैं। ऐसे ही त्रिपुरा में भी मैंने देखा है, उनका भी पे कमीशन का जो पिछले जो मतलब 7th जो पे कमीशन उनके यहाँ लागू हुआ, तो वो पे स्ट्रक्चर ही एकदम अलग है, पे मैट्रिक्स पूरी की पूरी अलग है। मिजोरम में भी मैंने देखा, मेघालय में भी देखा, पूरी अलग है। तो अजय पांडे साहब लिख रहे हैं आपके हर मुद्दे को समर्थन। थैंक यू अजय पांडे जी। तो मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह के मुद्दे हैं
जब भारत सरकार कहती है, हमारा पूरा देश कहता है कि एक देश एक संविधान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन नेशन वन राशन, वन नेशन, सब कुछ मतलब एक संविधान, तो उस आवाज़ स्पष्ट नहीं आ रही। अमित जी का मैसेज आया। अमित जी नमस्कार। शायद थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लेकिन मैं उस पर हूँ, वाईफाई कनेक्शन पे हूँ। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ तो ठीक है, कभी कभी दिक्कत हो जाती है थोड़ी बहुत, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज़। अब इसमें कुछ हम कर तो सकते नहीं हैं, तो हाँ, तो ये इस तरह के जो इशूज है इनको हम रख रहे हैं। 5-6 हमारे इशूज हैं बेसिकली। और एक और बात कहूँगा कि तमाम मीडिया में मैं मतलब पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ, मेरे स्टेटमेंट्स को अलग अलग तरीके से मीडिया लिख रही है। हमने अभी तक कोई भी फिटमेंट फैक्टर भारत सरकार को दिया नहीं है। अरे अभी पे कमीशन का ऑफिस ही नहीं मिला, अभी पे कमीशन ने काम ही नहीं करना शुरू किया, तो हम रिप्रेजेंटेशन देंगे किसको? तो अभी तक किसी भी संगठन ने पे कमीशन कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है, कोई भी फिटमेंट फैक्टर की डिमांड नहीं की गई। कल मैंने देखा, कल दैनिक जागरण के एक न्यूज़ में और एक कोई और बड़ा न्यूज़पेपर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें भी मेरे ख्याल से नवभारत टाइम्स में भी मेरा एक स्टेटमेंट छपा है और उस पर हेडलाइन लिखी है कि कर्मचारी संगठन ने 2.64 का फिटमेंट फैक्टर सरकार से मांगा। तो ये पूरी तरीके से गलत न्यूज़ है और बड़े बड़े प्लेटफार्म पर इस तरह की न्यूज़ आ रही है। देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री के कई साथी हैं जिन्होंने बोला कि 1.9 ही मिलेगा, कोई बोलता है 1.72 ही मिलेगा, ऐसे भी लोग बोलते हैं। मैं आप लोगों को एक बात तो क्लियर कट बता दूं कि 1.91 या 1.92 पॉसिबल नहीं है। मतलब 1.92 पर तो आप ऑलरेडी होंगे विदाउट प्रॉफिट एंड विदाउट लॉस के। मतलब ऐसे समझिए कि 2.1 से किसी भी तरीके से भारत सरकार भी अगर फिटमेंट फैक्टर को कम भी करना चाहे तो कर नहीं सकती। साकेत नौडियाल जी जुड़े हैं, बहुत अच्छा लगा आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शेयर भी कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। तो कोई भी सरकार मतलब 2.1 से तो कम पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है जी। सरकार को जो कर रहा है पता नहीं क्या लिख रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो खैर ये तो पॉसिबल नहीं है कि तमाम तरह के जो मीडिया में इस तरह की खबरें आ रही हैं उन पर ध्यान ना दें। इंपॉर्टेंट ये है कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन लगातार कुछ मुद्दों पर, पे कमीशन के कुछ मुद्दों पर लगातार मुद्दों को उठा रहा है मीडिया के माध्यम से। तो वो डीजीएचएस और सीजीएचएस भी उनमें से है। खास करके दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं, बेसिकली उनको पेंशन, वेतन, भत्ते, नियम, कायदा, कानून सब सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, लेकिन उनके यहाँ डीजीएचएस यानी दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम लागू होती है। तो रिटायरमेंट के बाद मजबूरन आदमी को दिल्ली में ही रहना पड़ता है, जबकि उनको जो मेडिकल फैसिलिटी मिलती सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उनके वेतन भत्ते भी सब सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो उस मुद्दे को भी लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन हमारे चल रहे हैं और हम ये अपील करेंगे पे कमीशन से कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आफ्टर रिटायरमेंट उनको डीजीएचएस और सीजीएचएस दोनों में से एक चुनने का विकल्प दिया जाए, ताकि जो आदमी दिल्ली में नहीं रहना चाहता है उसको मजबूरन दिल्ली में ना रहना पड़े। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली में आप देख ही रहे हैं कैसे पॉल्यूशन कितना है, क्या क्या कैसी कैसी बीमारियां आती रहती हैं यहाँ, मतलब फैलती रहती हैं। तो लोग कम से कम रिटायरमेंट के बाद अपने गांव या अपने शहर वापस जा सकें आराम से, मेडिकल फैसिलिटी की उनको दिक्कत ना रहे, जहां वो जाएं वहां उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए। ये हमारा मतलब जो है दिल्ली को लेकर के हमारा एजेंडा है। तो आज जिस मुद्दे को लेकर के हम आए हैं आप लोगों के बीच लाइव, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास में एक ये पेपर है, आज ही पेंशन मंत्रालय ने इसको निकाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस। तो जो DOPPW डिपार्टमेंट है उसने इस लेटर को निकाला है और यह है क्लैरिफिकेशन ऑन लिमिटेशन ऑन अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम ऑन ड्राइंग सेपरेट ग्रेच्युटी फॉर मिलिट्री सर्विसेज रिगार्डिंग। मतलब ये हुआ कि ये उनके लिए बेसिकली है जो मिलिट्री सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ हैं या जिन्होंने मिलिट्री सर्विसेज की हैं और उसके बाद वो किसी दूसरी नौकरी में चले गए या किसी दूसरी नौकरी में थे, मतलब सेंट्रल सिविल सर्विसेज एम्प्लॉयज़ थे और उसके बाद मिलिट्री की सर्विसेज में आ गए। ये बेसिकली उनको इंडोर्स करता है, उनके लिए क्लैरिफिकेशन आया है।
तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है कि सपोज दैट कोई मिलिट्री में नौकरी करने वाला कोई भी व्यक्ति जो मिलिट्री सर्विसेज में है, जिसके ऊपर मिलिट्री सर्विसेज के रूल्स लागू होते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति या तो सुपरएनुएशन पे रिटायर हो गया और वो एनपीएस के तहत है। समझिएगा पहला पॉइंट, कोई मिलिट्री सर्विसेज में काम करने वाला एनपीएस कर्मचारी अगर सुपरएनुएट कर गया है यानी रिटायर हो गया है, या फिर उसे कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया है, या फिर उसे डिसमिस कर दिया गया है, या फिर उसे रिमूव कर दिया गया है, और या फिर एक और है उसमें टर्म कि कंपेशनेट, उसको जो है मतलब जो है बाद में क्या हुआ, रिटायर होने के बाद या कंपलसरी रिटायर होने के बाद या डिसमिस होने के बाद उसको री एम्प्लॉयमेंट कर दिया गया वहाँ पे। सपोज दैट कोई कोर्ट में चला गया या उसने कंपेशनेट ग्राउंड की डिमांड की और उसकी सरकार ने डिमांड स्वीकार कर ली, उसको दोबारा री एम्प्लॉयमेंट कर दिया गया, दोबारा से नौकरी में रख लिया गया। तो ऐसी स्थिति में जबकि पहले उसे, जब वो नौकरी में था तब उसे जो ग्रेच्युटी दी गई थी, उसके बाद अगर उसको री एम्प्लॉय किया गया है तो बाद की नौकरी का उसे ग्रेच्युटी भुगतान नहीं दिया जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन है। तो बहुत सारे साथी मेरे पास फ़ोन आता है, खास करके पैरामिलिट्रीज़ के जवानों का फ़ोन आता है और मिलिट्री के भी साथियों का फ़ोन आते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, कि क्या उन्हें ग्रेच्युटी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को नहीं मिली है। तो ऐसे सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, उनके यहाँ रूल है कि अगर वो टर्मिनेट भी कर दिए जाते हैं तो कई बार कंपेशनेट ग्राउंड पर उनको दोबारा रख लेती है सरकार, उनकी मर्सी अपील पर उनको दोबारा से नौकरी मिल जाती है। तो ऐसे सभी लोगों को जिनको री एम्प्लॉयमेंट दिया गया है या दिया जाएगा, उनको बाद की नौकरी, री एम्प्लॉयमेंट के बाद के रिटायरमेंट तक की ग्रेच्युटी का भुगतान उनको सरकार नहीं करती। ये क्लैरिफिकेशन है। पॉइंट नंबर इसका 1 में ही ये कहा गया है कि अगर पॉइंट नंबर 2 में अगर कोई कर्मचारी सपोज दैट मिलिट्री सर्विसेज से रिटायर हो गया है या उसने मिलिट्री की सर्विसेज छोड़ दी हैं और वो सिविल सर्विसेज में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में चला जाए और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाए, खास करके वो स्टेट की बात नहीं करते क्योंकि ये सेंट्रल पॉलिसी पे बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया है, दूसरी नौकरी लग गई है, पहले वहाँ नौकरी कर रहा था फिर यहाँ नौकरी करने लगा, तो ऐसी स्थिति में अगर वो थ्रू प्रॉपर चैनल था तो उसकी सर्विसेज जुड़ गई तो ग्रेच्युटी भी उसकी एडिशनल जुड़ जाएगी और 25 लाख जो अभी मैक्सिमम उसकी लिमिट है उससे कम ही रहेगी। अगर एक जगह उसको ग्रेच्युटी का भुगतान पूरा कर दिया गया है तो दूसरी जगह नए सिरे से उसकी ग्रेच्युटी शुरू हो जाएगी। जितने दिन की नौकरी होगी उतने दिन के हिसाब से उसको ग्रेच्युटी का भुगतान उसको मिल जाएगा। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि अगर किसी कर्मचारी कोई कर्मचारी सपोज दैट स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलिट्री सर्विसेज में चला गया तो भी उस पर वही रूल लागू होगा कि अगर उसकी सर्विस ऐड हो गई है पिछली सर्विस, तो जो मैक्सिमम लिमिट है उसको एक्सीड नहीं करेगी ग्रेच्युटी। अगर पीछे की ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है और यहाँ सर्विस ऐड कर दी गई, सपोज दैट कि कोई आदमी केंद्रीय विद्यालय में नौकरी कर रहा था, 15 साल उसने केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करी, फिर छोड़ दिया और वो मिलिट्री सर्विसेज में आ गया और 15 साल की वहाँ पर उसने ग्रेच्युटी का भुगतान ले लिया है, थ्रू प्रॉपर चैनल था और वहाँ पर ग्रेच्युटी का भुगतान उसने ले लिया है, तो यहाँ जो बाकी टाइम नौकरी करेगा उतने दिन की उसको ग्रेच्युटी का भुगतान उसके हिसाब से होगा, पिछली वाली ग्रेच्युटी फिर उसमें ऐड नहीं होगी। ये बात इसमें पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने कही है। पॉइंट नंबर इसका 4 है, जो रेफरेंसेस हैव बीन रिसीव्ड इन दिस डिपार्टमेंट सीकिंग क्लैरिफिकेशन विद रिगार्ड टू लिमिटेशन ऑन ग्रांट ऑफ सेपरेट ग्रेच्युटी फॉर द सिविल सर्विस इन रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स री एम्प्लॉयड इन द सिविल सर्विस आफ्टर एंटरिंग मिलिट्री सर्विसेज। कह रहे हैं कि मिलिट्री सर्विसेज से अगर कोई आदमी सिविल सर्विसेज में चला गया और उसने अपनी ग्रेच्युटी मिलिट्री सर्विसेज में उसने अपनी ग्रेच्युटी जितनी बनी थी वो ले ली, तो ऐसे केसेस में जो उसकी नई नौकरी होगी सिविल सर्विसेज में उसकी भी ग्रेच्युटी को उन्होंने स्वीकार कर लिया है, वो ग्रेच्युटी उसको दी जाएगी जितनी बनेगी।
और पिछली ग्रेच्युटी से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ये बेसिकली मिलिट्री सर्विसेज के एम्प्लॉयज़ को ये बेनिफिट मिलता है, बाकी जगह पर ये नहीं मिलता है, आम सिविल कर्मचारी को नहीं मिलता है, लेकिन इनको ये ग्रेच्युटी का बेनिफिट मिलता है। तो ये 4 ही पॉइंट इसमें मेन है, और ये खास करके एनपीएस एम्प्लॉयज़ जो हैं या मिलिट्री के जो एनपीएस एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए है बेसिकली। तो एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन था, आज ही निकला है, हो सकता है कल इस पर बहुत सारे मीडिया प्लेटफार्म पर न्यूज़ भी आए। तो आज की हमारी तरफ से यही थी इतनी जानकारी। और एक बात मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन धरातल स्तर पर तकनीकी रूप से और डेमोक्रेटिक रूप से दबाव भी बनाने में काम करती है, और तकनीकी रूप से चीज़ों को रिजॉल्व कराने में भी काम कर रही है। हम खाली ढोल नहीं बजाते हैं, केवल ढोल बजाने का हमारा काम है नहीं कि हमें फिटमेंट फैक्टर 3 से कम नहीं चाहिए, 3.84 चाहिए, 5.5 चाहिए या इतना चाहिए, हम ऐसे नहीं होता है। ना ही ऐसे केवल किसी को अगर ये लगता है कि 3.84 मांगने से हमको 2.84 मिल जाएगा तो फिर मैं 3.84 नहीं, मैं 10.84 मांगूंगा, ऐसे होता नहीं है। कोई भी फिटमेंट फैक्टर है उसके पीछे लॉजिक होते हैं, उसके पीछे प्रॉपर क्लैरिफिकेशन एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं, कैसे और कितना आएगा फिटमेंट फैक्टर, किस लेवल पर कितना होगा। 18 लेवल हैं, कोई लेवल कम ज़्यादा करने की ज़रूरत अगर लगती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में प्रमोशन की दिक्कत है, होते ही नहीं, जिस पोस्ट पे आदमी लगता है उसी पोस्ट पे रिटायर हो जाता है। तो ऐसी भी समस्याएं, इन सारी चीज़ों को कैटर करते हुए फिटमेंट फैक्टर वगैरह बनते हैं। इतना ऐसे नहीं बनता। मेरी वाल पे लोग लिखते हैं कि 3.84 से कम नहीं चाहिए, तो ठीक है, कम नहीं चाहिए, कम मत लेना। हमारा काम यह है कि अगर आप 3.84 से कम नहीं चाहिए तो 3.84 के पीछे प्रॉपर एक्सप्लेन करके बताओ कि कैसे 3.84 आया, वो बताओ, या कैसे 2.84 निकाला आपने, कैसे आया वो बताओ। और नहीं तो ऐसे मैसेज करने का मतलब वाल पे फेसबुक पे लिख देते हो इससे कम नहीं चाहिए, केवल आलोचना करनी है तो फिर करते ही रहो, फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन इस तरह से काम करता है और चाहता है कि ऐसे साथी जुड़े। हम ये अपील भी कर रहे हैं आप सभी साथियों से कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन से जुड़ें, हमारा जो फेसबुक पेज है उससे जुड़े और हमारी मेंबरशिप भी लें। हम लोग फ्री ऑफ कास्ट मेंबरशिप करते हैं, 1 रुपये से मेंबरशिप करते हैं। जो भी चाहे 1 रुपया दे करके हमारा मेंबर बन सकता है, वो हमारे मेंबरशिप बने। और जितने देश भर में बहुत सारे संगठन हैं उनसे भी हम अपील करते हैं कि ऑल इंडिया नेशनल पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के साथ अभी तक 62 एसोसिएशंस जुड़ चुकी हैं। हम मिलजुल करके काम करते हैं, खास करके स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो एसोसिएशन हैं उनसे मैं अपील करूँगा कि हमारा फेडरेशन पहला ऐसा फेडरेशन है जो सेंट्रल पे कमीशन के साथ वार्ता करने में, आपके भी मुद्दे को वहाँ तक पहुँचाने में न केवल सहयोगी होगा बल्कि सक्षम है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो हम चाहेंगे जितनी एसोसिएशंस हमसे जुड़ेंगे उतने हम लोग मजबूत भी होंगे और उतना बेहतर तरीके से सरकार के पास हमारी बात जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पटेल मधु बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोग जुड़े, सुधीर रूप जी भी, तरुणा शर्मा जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जनक सिंह रावत जी, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं देख पाया हूँ, लेकिन जितने भी साथी जुड़े हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार बिलेटेड मेरी क्रिसमस, बिलेटेड तुलसी पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के लिए नया साल बहुत बहुत शुभ साबित हो, बहुत बहुत मंगलकारी हो, खूब तरक्की करें और स्वस्थ रहें, निरोग रहें। और कर्मचारी हित के लिए ही नहीं, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए जहाँ ज़रूरत पड़े आवाज़ भी उठाते रहें। जहाँ जैसे बन पाए अपनी बात कहें, अन्याय के प्रति ज़रूर आवाज़ उठाएं, अन्याय को देख करके चुप बिल्कुल भी ना रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं ले लेता हूँ। सतपाल सिंह जी, भविष्य में पैरामिलिट्री फोर्स जवानों की ओपीएस बहाल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, हमें पूरा भरोसा है। पैरामिलिट्रीज़ के लिए पुरानी पेंशन हूबहू बहाल हो सकती है। और कोई क्वेश्चन है? 2 जनवरी 2026 को आज़ाद अध्यापक शिक्षक संगठन के सम्मेलन, स्वागत है भोपाल।
भोपाल के लिए अभी तक मेरे पास क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन 2 जनवरी को भोपाल में हमारा आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ का कार्यक्रम सफल हो, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे भरोसा है कि आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए वरिष्ठता से पुरानी पेंशन बहाली का भी जो है एक तोहफा लेकर के पेश होगा। नए साल में लोगों को वरिष्ठता बहाली मिलेगी, इसके लिए भी शुभकामनाएं। संतोष प्रजापति जी धन्यवाद, कृष्ण गोपाल जी, साची पाठक भारद्वाज जी थैंक यू सो मच। अगर कोई सवाल हो तो मैं ले लेता हूं, कोई साथी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूं, मैं ऊपर के कमेंट्स भी देख लेता हूं अगर कोई सवाल हो तो, नहीं तो फिर इसको हम समअप करेंगे। हाँ ट्रविन 2.1 से ऊपर ही मिलना चाहिए। अब भैया मैंने 2.1 ये कहा कि ये तो बिना प्रॉफिट के है, मतलब 2.1 से तो कम पॉसिबल ही नहीं। मेरे पास बहुत सारे लोग दलील देते हैं फिनेंस मिनिस्ट्री के लोग कि 1.9 से ऊपर नहीं जाएगा, 1.7 से ऊपर नहीं जाएगा, तो उनको बताने के लिए है कि भैया 2.1 तो ड्यू होगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे आप। मैं इसको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ आज, मैं इसको ध्यान से सुनिएगा अगर आप लोग तो समझ जाएंगे। सपोज दैट कोई आज कर्मचारी है और पे कमीशन को, जैसा कि सरकार कह रही है, पे कमीशन को आने में अभी कम से कम 1.5 साल और 1.5 से 2 साल लगेगा ही लगेगा। तो यानी कि 2 साल के बाद आप होंगे 1 जनवरी 2028 में। 1 जनवरी 2028 में यानी जो आज आपकी जो सैलरी है, सपोज दैट अगर मेरी 76,500 बेसिक सैलरी है तो हम 83,100 पर होंगे। कोई आदमी जो आज की डेट में जो 35,000 पे है वो होगा वहाँ 40,000 के आसपास या 39,000। तो और डीए कम से कम 5 बार बढ़ चुका होगा, साल में 2 बार बढ़ता है, तो 26 में 2 बार बढ़ेगा, 27 में 2 बार बढ़ेगा और डीए 28 का जनवरी का ड्यू हो जाएगा, यानी 5वां डीए ड्यू होगा। 2 इंक्रीमेंट लग करके यानी 26 का इंक्रीमेंट, 27 का और 28 का इंक्रीमेंट ड्यू होगा, यानी 3 इंक्रीमेंट और 5 डियरनेस अलाउंसेज। अगर इसे मिलाकर के केवल इसे ही मर्ज करोगे तो आप पाओगे कि 1.97 पर आप विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस के ऑलरेडी सैलरी ले रहे होगे आज के कंपैरेटिवली। यानी कि अगर आज 100 रुपये सैलरी है तो उस समय 197 रुपये होगी। तो 1.97 तो विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस के आप ऑलरेडी होंगे। अगर 1.97 का फिटमेंट फैक्टर देगा तो आपको 1% का भी बेनिफिट नहीं होगा। सपोज दैट 1.97 के बाद अगर सरकार आपको केवल 13% का प्रॉफिट देती है, केवल 13%, जैसा कि पिछली बार दिया था, तो भी आप कितने हो गए? 97,300 हो गया। 2.1 तो ऐसे ही हो गया, इसमें फैमिली यूनिट्स कंसीडर ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाए, मतलब कतई बिल्कुल कहते हैं ना कि धरती आकाश ही खत्म हो जाए, तो भी 2.1 से तो कम पॉसिबल नहीं है ना, तो 1.9 कहाँ से होगा? अब अगर हम फैमिली यूनिट्स को 3 से जिसके बढ़ा करके 5 करवाने की जो डिमांड है हमारी, 3 को अगर 5 करते हैं तो 66% का डिफरेंस आता है। हम मिनिमम भी मान लेते हैं 3 से बढ़ा करके 4 भी होगा तो 33% का डिफरेंस आता है। 33% अगर जोड़ दोगे तो 2.43 हो गया ऐसे ही। तो इस तरीके से जो देखिए जो हमारी कैलकुलेशन है वो ये कहती है कि 2.64 एक एवरेज फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, या यही होगा ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, मतलब एवरेज फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहा हूँ कि इतना हो सकता है। लेकिन अब सरकारें तो सारी जितनी कंजूसी करनी होती है वो कर्मचारियों के लिए ही करते हैं, हम सभी जानते हैं। ये कुछ इसमें छुपा हुआ नहीं है, बड़ी ओपन सी चीज़ है। तो कितना आता है, कितना सरकार रखती है, कितना लोग डिमांड करते हैं। शैलेंद्र प्रताप जी बहुत बहुत स्वागत। तो अगर कोई सवाल और हो तो मैं ले लूँ, फिर नहीं तो हम लोग टाटा बाय बाय करते हैं। 2 जनवरी अच्छा ये तो मैंने मैसेज देख लिया है जी, ठीक है, थैंक यू। अब मुझे कोई सवाल नहीं दिख रहा है। हम पैरामिलिट्री सीआरपीएफ में हैं, वर्तमान में हमारी 15 वर्ष की नौकरी हो चुकी है। हम अपनी 20 वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेंगे, तो हमको क्या एनपीएस यूज करना चाहिए फिर यूपीएस का ऑप्शन? देखो अगर यूपीएस में जाओगे तो 20 साल में 40% पेंशन तो मिलेगी ओपीएस की तरह, लेकिन वहाँ आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसका केवल 20% वापस मिलेगा। और पेंशन वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले दिन से नहीं शुरू होगी, ये दिक्कत है यूपीएस में। एनपीएस में ये दिक्कत है कि 20 साल में आपका पास कंट्रीब्यूशन कुछ कॉर्पस कुछ खास होगा नहीं, कॉर्पस बहुत कम होगा तो पेंशन बहुत कम मिलेगी। तो अभी तो मैं यही कहूँगा कि अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट के बारे में तब तक ना सोचें
जब तक कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन देने का प्रावधान ना हो जाए। अमित ठाकुर जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने पैरामिलिट्री के लिए ओपीएस नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। ये न्यूज़ अगर चल रही है तो वो गलत है। विष्णुकांत मिश्रा जी लिख रहे हैं आप ही ओपीएस बहाल करा सकते हैं। नहीं नहीं, हम ही नहीं, ओपीएस में बार बार बोलता हूं कि ओपीएस कैसे बहाल होगी, उस पर मैं बहुत बार अपनी बात रख चुका हूं कि ओपीएस बहाली के दो रास्ते हैं। पहला है एनपीएस को स्क्रैप करके, जो लगभग नामुमकिन के जैसा है, क्योंकि 16 लाख करोड़ रुपए ऑलरेडी जमा हो चुके हैं मार्केट में। अगर एनपीएस को स्क्रैप किया तो वो 16 लाख करोड़ हमारे मतलब डूब नहीं जाएंगे तो वो घट जाएंगे। वो 16 लाख करोड़ से घट करके 5-7 लाख 8 लाख करोड़ रह जाएंगे। तो उस स्थिति में जिसका जितना पैसा उसका आधा रह जाएगा। ये टेक्निकली एक प्रॉब्लम है, तो वो रास्ता कठिन है। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि एनपीएस को स्क्रैप करके नहीं, एनपीएस को अमेंड करके ओपीएस बहाल हो सकती है। तो मैं दूसरे वाले रास्ते पे चलता हूं, जो संभव है, जिस पर कुछ हासिल हो सकता है, मैं उस पर काम करता हूं। तो वो मैं कहता हूं कि उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं और उससे 99% पुरानी पेंशन बहाल की जा सकती है। और होगा एक दिन, क्योंकि एक दिन एनपीएस को चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 14% अलग से कंट्रीब्यूशन देना सरकारों के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। एक जैसे जैसे तनख्वाहें बढ़ेंगी तो 14% राशि भी बढ़ जाएगी, तो वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उस समय तो एनपीएस चलाना मुश्किल हो जाएगा। भले ही एनपीएस को स्क्रैप ना करे सरकार, लेकिन अपने कंट्रीब्यूशन को उस समय कम करेगी। तो ये भी तय है एकदम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम जैसे हिमाचल वालों ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी, लेकिन कर्मचारियों का पैसा आज तक उनके खाते में नहीं गया, 3-4 साल होने को हैं। राजस्थान ने बहाल कर दी, उनका पैसा फंस गया। झारखंड ने बहाल कर दी, उनका भी पैसा फंस गया। तो हम ऐसे किसी समाधान की बात नहीं कर रहे हैं कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके, ऐसा ना हो जाए। हम उस ओपीएस की बहाली की बात कर रहे हैं जो वास्तविक ओपीएस बहाली हो, झूठी नहीं, वर्चुअल नहीं। हम उस ओपीएस की बहाली की बात करते हैं, वो हम उस तरीके की बात करते हैं। एनपीएस में बहुत सारे कमेंट हैं, लेकिन मुझे सरकार सारा टैक्स पेयर का चला गया, वो क्वेश्चन चला गया। टेट मैटर क्या हो रहा है? टेट मैटर पे देख रहे हैं आप, आंदोलन हो गए। संसद देश की सबसे बड़ी जो जगह है जहां मुद्दे उठाए जाते हैं, संसद, और उस पर विपक्ष ने वॉकआउट भी कर लिया उस दिन। तो अब इतना बड़ा मुद्दा ये पहुंच चुका है, वॉकआउट हो गया इस मुद्दे पर, तो समाधान निकलेगा। टेट वाले मुद्दे पर समाधान निकलेगा। कम से कम 2009 से पहले वाले जितने भी टीचर हैं उनके लिए तो टेट अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इस पर कुछ न कुछ जरूर निकलेगा। जब केंद्र सरकार वो बहाल करेगी तभी राज्य सरकार बहाल, नहीं, ऐसा नहीं है कि जब केंद्र सरकार बहाल करेगी तो ही होगा, ऐसा नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दे, लेकिन जो उनका पैसा और जो सरकार का अंशदान मिल करके जो चला गया एनपीएस ट्रस्ट में, और उस ट्रस्ट से चला गया अलग अलग बैंकों के पास, वो बैंकें स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो पीएसयूज। वहां से वो पैसा कैसे निकलेगा? वो तब तक नहीं निकल सकता जब तक कि पीएफआरडीए में संशोधन ना हो। और पीएफआरडीए में संशोधन कौन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, वो स्टेट नहीं कर सकता। इसलिए पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही रास्ते निकलेगा। जनक सिंह रावत जी, भोपाल स्वागत है, आपको आना है सर। मैं जरूर आऊँगा, मैं एक बार बात करूँगा, बड़े भाई जो हमारे भरत पटेल जी हैं उनसे मैं बात करूँगा और देखता हूँ कि क्या प्लानिंग है, कैसे चल रहा है। शक्ति सिंह साहब, मंजीत भाई, हम सभी आपके साथ हैं। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा कि ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन को ज्वाइन करें, और ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन कर्मचारियों के वास्तविक मुद्दों के साथ, वास्तविक तरीकों के साथ लड़ाई कर रहा है। और जब आप जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ, बहुत सारे हमारे काम भी दिखेंगे। थैंक यू सो मच। एनपीएस का भी पॉलिसी क्लियर क्यों नहीं कर पाती सरकार की, किस समय पेंशन स्टार्ट होगी और एरियर? एनपीएस में तो खैर कुछ क्लियर करना नहीं, सारी चीज़ें क्लियर हैं। यूपीएस में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, वो अगर सॉर्ट आउट हो जाए। मंजीत सर, आप यूपीएस में ही 50% पेंशन और कटा हुआ फंड, देखो भैया 50% पेंशन हो चुकी है, कटा हुआ फंड केवल 20% मिल रहा है। आप चाहो तो सारा ले लो, अगर सारा ले लोगे तो आपकी पेंशन 50 से घट के 30% रह जाएगी। ये प्रॉब्लम है, यानी हमारी 20% पेंशन सरकार हड़प रही है। तो वो पैसा तो हम वापस आप निकाल सकते हो अपना हिस्सा, लेकिन अगर निकालते हो तो आपकी पेंशन घट रही है, ये दिक्कत है। तो यूपीएस में अगर वो समस्या सॉर्ट आउट हो जाए तो यूपीएस अपने आप ही ओपीएस बन जाएगी।
अभी देखो, अभी सरकार कुछ ना कुछ गजट निकालेगी यूपीएस को लेकर के। और सर, जिस टीचर्स के सर्विस रूल में बीएड क्वालिफिकेशन में प्रिस्क्राइब नहीं है, क्या उन पर भी टेट लागू होगा? अभी तक तो ऐसे ही है रोहित जी। कितनी सर्विस हुई है और कितनी बाकी है अभी? अच्छा, किसी के क्वेश्चन के बिल्कुल, अभी यूपीएस में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं। किसी को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना पड़े तो कैसे यूपीएस में गुजारा करेगा? कोई और सवाल हो तो 1 मिनट में मैं ले लेता हूँ। 1 मिनट, कोई सवाल अगर आप लिखेंगे। देवेंद्र उपाध्याय जी ने कुछ लिखा है, दिख नहीं रहा है मुझे कि क्या लिखा है। स्लो कनेक्शन आने की वजह। सीएपीएफ को सिविल एम्प्लॉय की तरह बताना कितना सही है? नहीं, सीएपीएफ भारतीय संघ के सशस्त्र सीमा बल हैं, सिविल एम्प्लॉयज़ नहीं है। सिविल एम्प्लॉयज़ नहीं है, पैरामिलिट्री है। वो मिलिट्री है, ये पैरामिलिट्री है, बस इतना अंतर है। सर, आप हैं तो हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सारे क्वेश्चन मैंने देख लिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना शेयर कर सकते हैं शेयर ज़रूर कर दीजिए, अपनी अपनी वाल पर तो कम से कम ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।